क्वेश्चन मैचिंग का है। इसमें मैच करना है कि किसने कौन सी थियरी दी है। सो हैरोल्ड जेफरी ने कॉन्सेप्ट दिया था थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। एफ बी टेलर की बात करें तो इन्होंने एफ बी टेलर ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस दिया था। ठीक, जॉली ने कॉन्सेप्ट दिया था रेडियो एक्टिविटी हाइपोथेसिस और ट्यूजो विल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था प्लेट का। सो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है वाइल ट्रेवलिंग टू अ हिली रीजन इन द रेनी सीजन यू नोटिस इंसिडेंट्स ऑफ लैंड स्लाइड्स इन सम प्लेसेस दिस माइट हैव रिजल्टेंट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो ये लैंड स्लाइड पे क्वेश्चन है, तो देखते हैं लैंड स्लाइड्स क्या होता है। जैसे कि ये एक हिली रीजन है, माउंटेन है, यहाँ पर होगा वेदरिंग। वेदरिंग होने से मान लो कोई इसका पोर्सन, कोई रॉक है, ये वेदर होकर इससे अलग हो चुका माउंटेन से। अब यही जो डिब्रीज है ये ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल करेगी। ठीक है, सो यही डिब्रीज जो नीचे आ रही माउंटेन्स के, इसे ही हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड। और ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है? ये लैंडस्लाइड हो रहा है तो वेदरिंग की वजह से। यहाँ वेदरिंग हुआ, वेदरिंग से डिब्री का जनरेशन हुआ, डिब्री का फॉर्मेशन हुआ। अब यही डिब्रीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिब्रीज नीचे आ रही, तो इसे कहते हैं मास वेस्टिंग। तो यहाँ पूछा कौन से प्रोसेस वर्क करते हैं लैंडस्लाइड्स में, तो मास वेस्टिंग एंड वेदरिंग, 1 एंड 3 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कॉपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कॉपेंस स्कीम विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल ई। तो कोपेन ने क्या किया था? कोपेन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी। इसमें इन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट को कई पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे कि ट्रॉपिकल सवाना की बात करें तो इन्होंने ट्रॉपिकल के लिए कैपिटल ए लेटर यूज़ किया था। ठीक, और सवाना है तो कैपिटल ए और स्मॉल डब्लू। इसमें स्मॉल डब्लू का मतलब होता है विंटर्स आर ड्राई, जो विंटर्स हैं वो ड्राई हैं, मतलब कि रेनफॉल्स जो होती है वो समर्स में होती है। तो ट्रॉपिकल सवाना के लिए जो कोड यूज किया वो था कैपिटल ए एंड स्मॉल डब्लू। यहीं हॉट डेजर्ट की बात करें, सो डेजर्ट के लिए उन्होंने कोड यूज़ किया था कैपिटल बी एंड कैपिटल डब्लू, और हॉट के यूज किया था स्मॉल एच। ये हो गया हॉट डेजर्ट का कोड। मानसून विद ड्राई समर, तो मानसून्स जो होते हैं वो आते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, तो कैपिटल ए ट्रॉपिकल रीजन के लिए। मानसून के लिए यूज किया था वर्ड स्मॉल लेटर स्मॉल एम, एंड समर्स आर ड्राई, तो ड्राई समर के लिए स्मॉल एस। तो ये हो गया मानसून विद ड्राई समर। और पोलर टाइप के लिए इन्होंने यूज किया था कैपिटल ई, तो ई का ही पूछा था, ई पोलर टाइप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है कन्वेक्शन करेंट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कन्वेक्शन करेंट्स इनसाइड द अर्थ। सो कन्वेक्शन करेंट क्या होता है? जो मेंटल में मैग्मा फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो को, उस मूवमेंट को ही कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और ये जो कन्वेक्शन करंट है, जो मैग्मा फ्लो कर रहा है, ये एक साइकिल में फ्लो करता है, तो उसे हम लोग कन्वेक्शन करंट साइकिल कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द कन्वेक्शन करेंट टेंड्स टू मूव अ फ्लूइड और गैस पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हाँ, ये ऑप्शन सही है। जो मैग्मा होता है वो वन प्लेस से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूवमेंट करता है, उसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है द मेंटल विद इन द अर्थ सरफेस फ्लोज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। तो हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। मेंटल में जो मैग्मा है कन्वेक्शन करंट की वजह से फ्लो कर रहा है, ये भी ऑप्शन सही लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कन्वेक्शन करंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस हीटिंग अप लिक्विड्स और गैसेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज कन्वेक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि ये मेंटल में एक रीजन है जहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब जो हॉट मैग्मा होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो राइज करेगा। ठीक है, जब ये राइज करेगा तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो इस वैक्यूम को भरने के लिए साइड से कोल्ड मैग्मा यहाँ एंटर कर जाएगा। जो साइड से कोल्ड मैग्मा आएगा यहाँ एंटर कर जाएगा। अब ये प्लेस है, यहाँ पे क्या हीटिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीटिंग। तो यही जो कोल्ड मैग्मा है अब ये भी हीट करके ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो कोल्ड मैग्मा भी ऊपर की तरफ राइज करेगा हीट होने के बाद। ठीक, अब ये जो हॉट मैग्मा है ये ऊपर पहुँचने के बाद, ठीक, ये फिर से नीचे की तरफ सिंक करेगा, तो ये एक साइकिल बनाएंगे। सो यहाँ थर्ड ऑप्शन कह रहा है कन्वेक्शन करंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस हीटिंग। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हीटिंग चलती है, किसकी? लिक्विड, कंटिन्यूस हीटिंग अप ऑफ लिक्विड और गैसेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज कन्वेक्शन। हाँ, तो ये भी ऑप्शन सही है, कंटिन्यूस हीटिंग होती है मैग्मा की। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द हॉट फ्लूइड्स टेंड टू सिंक। हॉट फ्लूइड मतलब मैग्मा, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस वजह से जो मैग्मा है वो क्या सिंक करता है? नहीं, अभी हम लोग देखा जो मैग्मा होता है हॉट मैग्मा राइज करता है, ना कि सिंक करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत है। ठीक, और कोल्ड जो मैग्मा होता है वो सिंक करता है, ना कि राइज करता है। ठीक, और इसमें रॉन्ग ऑप्शन पूछा तो वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस रिलेटेड।
तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। वेदरिंग जो है डिसइंटीग्रेशन है रॉक, सॉइल्स एंड मिनरल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, प्रेशर एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो ये बात सही लिखी हुई है। जो वेदरिंग होता है वो डिसइंटीग्रेशन है रॉक का, मतलब कि जो चट्टानों का टूटना है उसे ही वेदरिंग कहते हैं, ठीक। और ये किसकी वजह से होता है, तो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं हीट, प्रेशर एंड केमिकल प्रोसेसेस, सही बात है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है सॉइल इरोजन इज द लूजनिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर की वजह से क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो डिस्प्लेस हो जाती है, हट जाती है वहाँ से, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो हाँ, ये भी ऑप्शन सही लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है डेनुडेशन प्रोसेसेस इंक्लूड बोथ वेदरिंग एंड इरोजन। तो हाँ, ये भी सही बात है। डेनुडेशन में वेदरिंग और इरोजन दोनों चीज़ आती हैं। इसने पूछा कौन से ऑप्शन सही हैं, तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रिलेटेड है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी का है, इसमें क्या है कि शुरुआत में इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में यूनिवर्स जब नहीं बना था उसके पहले जितना भी हम आजकल देखते हैं, आज हम जितना भी देख रहे हैं यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं, जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो यूनिवर्स बनने से पहले एक छोटे से बॉल, एक छोटे से पार्टिकल्स में इकट्ठा थे। फिर क्या हुआ, बिग बैंग का इवेंट हुआ जिससे इस पार्टिकल्स में एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोड होकर जब एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अब यूनिवर्स जो है वो फॉर्म होने लगता है। तो यही इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टिंग इन वन प्लेस। शुरुआत में सभी मैटर जो कि यूनिवर्स बना रहे हैं वो एक छोटे से बॉल में थे, छोटे से पार्टिकल्स में थे, ठीक, विद एन यूनिमैग्नली स्मॉल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम तो कम था लेकिन इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड इन्फिनाइट डेंसिटी। इसे जो स्मॉल पार्टिकल्स है इसका टेम्परेचर इन्फिनाइट टेम्परेचर था और इन्फिनाइट डेंसिटी थी। ये भी बात सही लिखी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है एट द बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ तो यही जो पार्टिकल है एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करने के बाद क्या होता है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन होना स्टार्ट करता है और ये यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। इसलिए बिग बैंग थियरी को हम लोग एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये भी दोनों ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट्स द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर। तो एल्फ्रेड वेगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी थी तो उसमें इन्होंने कौन कौन से एविडेंसेस यूज किया था उसमें पूछा, उससे क्वेश्चन रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जिग्स ऑफ फिट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीकन कोस्ट। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट, ये जो पॉइंट था ये एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थियरी में दिया था। इन्होंने कहा था जो साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है और अफ्रीका का, एक सेकेंड, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, और अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, इसे हम आपस में कनेक्ट करें तो ये आपस में एक पजल की तरह फिट हो जाएंगे। तो इसे ही जिग्सा फिट कहा था इन्होंने। तो ये ऑप्शन सही है, इन्होंने ये थियरी में ये एविडेंस दिया था। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड ऑन द घाना कोस्ट डिस्पाइट्स द एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक। तो ये भी सही है। इन्होंने ये भी एविडेंस दिया था कि यहाँ पर अफ्रीका के इस पार्ट में, घाना कोस्ट में, हमें गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ कहीं आसपास इसका सोर्स नहीं है जहाँ से डिपॉजिट हुए हैं। तो कहते हैं इसका सोर्स हमें ब्राज़ील में मिलता है, ठीक। तो ये भी जो एविडेंस है ये दिया था एल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल फॉसल्स अक्रॉस ओशियन। तो सभी कॉन्टिनेंट्स में हमें फॉसल्स मिलते हैं, सिमिलर फॉसल्स मिलते हैं, ये भी एविडेंस दिया था एल्फ्रेड वेगनर ने। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है जिसमें जेटी हैग बात करें तो जेटी हैग जो है और डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इन्होंने मॉडल दिया था डायनामिक इक्विलिब्रियम का। एलसी किंग ने अपनी थियरी दी थी साइकिल ऑफ पेडीप्लेन। वाल्टर पिंक ने दिया था स्लोप रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस। और विलियम मॉरिस ने दिया था साइकिल ऑफ इरोजन। सो यहाँ ए का है फोर्थ, बी का ऑप्शन है बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, तो ये थर्ड और ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि असर्शन और रीजन का है। ये क्वेश्चन कह रहा है द रिसेशन ऑफ स्लोप्स विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ स्टीपनेस इज नोन एज पैरेलल रिट्रीट। तो पैरेलल रिट्रीट क्या होता है, जैसे कि ये मान लो कोई स्लोप है, ठीक, तो पैरेलल रिट्रीट कर रहा है ये स्लोप, मतलब कि ये स्लोप पीछे हट रहा है, लेकिन कैसे पैरेलल, मतलब कि जैसा ये स्लोप है वैसा ही स्लोप बनना है आगे। तो इरोजन होने के बाद भी ये स्लोप जैसा है जिस एंगल पे है तो वही एंगल यहाँ पर भी कंजर्व है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में कह रहा है द रिसेशन ऑफ स्लोप विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ स्टीपनेस,
बिना स्टीपनेस को कम करे हुए, मतलब कि जो इसकी स्टीपनेस है स्लोप की वो कम नहीं हो रही है। तो हाँ, बात सही है। तो पैरेलल रिट्रीट तभी होगा जब स्लोप का एंगल कंजर्व रहेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। इसका रीज़न कह रहा है द इरोजनल सरफेस इज शेप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिप्लेनेशन। ये जो ऑप्शन है सही लिखा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टली इस पहले वाले ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो रीज़न है रीज़न जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू जॉन जॉली थियरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है जॉली एट्रीब्यूटेड द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स प्राइमरीली टू रेडियो एक्टिव हीटिंग विद इन द अर्थ विच कॉज थर्मल एक्सपेंशन एंड लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये मान लो ये क्रस्ट है, ठीक है, तो जॉली ने क्या कहा कि क्रस्ट के नीचे मेंटल में रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और मैग्मा का फॉर्मेशन करेंगे। अब यही मैग्मा जो है थर्मली एक्सपैंड होंगे और क्रस्ट पर प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से क्रस्ट का ये वाला पोर्शन जो है, क्रस्ट का ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्रस्ट है ये अपलिफ्ट हो जाएगा और इसके अपलिफ्टमेंट से माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। यही जो अपलिफ्टेड पार्ट है इसे ही जॉली ने माउंटेन कहा था। तो ये थियरी में जॉली ने अपनी थियरी में ये पॉइंट रखा था। हाँ, ये बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है ही सजेस्टेड दैट माउंटेन बिल्डिंग इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स इन ओशियानिक ट्रेंचेस दैट आर देन पुश्ड अपवर्ड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके। सो इन्होंने ये पॉइंट नहीं रखा था, इन्होंने ये बात नहीं कही थी, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जॉलीज थियरी वाज एमंग द अर्ली एक्सप्लेनेशन दैट इनकॉर्पोरेटेड द रोल ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन अर्थ्स इंटरनल हीट जनरेशन। इसमें कह रहा है कि जॉली का जो रेडियो एक्टिव थियरी है ये पहली थियरी थी जिसने बताया था जो अर्थ के अंदर हीट जनरेट हो रहा है, जो अर्थ के अंदर हीट जनरेट हो रही है उसके पीछे रेडियो एक्टिविटी है। तो ये पहली बार किसने बताया था, पहली बार जॉली ने बताया था। तो हाँ, ये बात सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू जॉली वोल्केनोस प्ले अ सेकेंडरी रोल इन माउंटेन बिल्डिंग एक्टिव मोर एज वेंट फॉर हीट रिलीज देन एज सोर्स ऑफ अपलिफ्ट। ये कहते हैं कि माउंटेन बिल्डिंग में जो वोल्केनोस है ये सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी रोल क्यों प्ले करते हैं, अगर मान लो कि कोई यहाँ पे वोल्केनो होगा तो वोल्केनो से इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन के साथ साथ जो अर्थ क्रस्ट पे प्रेशर लगाएगा मैग्मा, अर्थ क्रस्ट पे प्रेशर लगाएगा तो वोल्केनिक इरप्शन के साथ प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा, तो प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा जिसकी वजह से जो वोल्केनिक इरप्शन जो है अपलिफ्टमेंट के प्रोसेस को स्लो कर देगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पैलियोमैग्नेटिज्म। सो जो पैलियोमैग्नेटिज्म है, पैलियोमैग्नेटिज्म डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ फ्रीक्वेंटली अल्टर्ड ओवर जियोलॉजिकल टाइम। सो हाँ, ये बात सही लिखी हुई है। हमें पैलियोमैग्नेटिज्म से ही पता चलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कई बार रिवर्स हो चुकी हैं और अभी भी उसमें चेंजमेंट देखने मिलता है, तो ये हमें पैलियोमैग्नेटिज्म ही बताता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पैलियोमैग्नेटिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को प्रूफ करने का काम भी पैलियोमैग्नेटिज्म करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पैलियोमैग्नेटिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। जो कन्वेक्शन करंट मैग्नेटल में चल रहे हैं उससे भी प्रूफ करता है पैलियोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो कह रहा है कि स्टार लाइक जो रूरल सेटलमेंट पैटर्न है वो कब बनता है, वो तब बनेगा जब कई सारी रोड्स आपस में कन्वर्ज करेंगी। क्रूसिफॉर्म पैटर्न तब बनता है जब रोड कन्वर्ज करते हैं क्रॉस रोड कन्वर्ज ऑन क्रॉस रोड से। रेक्टेंगुलर पैटर्न प्लेन एरिया से बनता है और डबल विलेज का जो पैटर्न है ये तब बनेगा जब दो विलेजेस किसी रिवर ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है हाउ मैनी टाइप्स हटिंगटन डिवाइड द स्टडी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो हटिंगटन ने ह्यूमन जियोग्राफी को 2 टाइप में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था किसी रीजन को स्टडी करने में
हमें वहाँ के फिजिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए और वहाँ के ह्यूमन बिहेवियर को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मीन मीडियन मोड की वैल्यू बराबर चाहिए होती है। जब मीन मीडियन मोड बराबर होंगे तभी हमें सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर यहाँ पर मीन की वैल्यू मीडियन से ज़्यादा है और जो मीडियन की वैल्यू है वो मोड से ज़्यादा है, तब ये पॉजिटिव स्क्यूनेस की कंडीशन फॉर्म करता है। इसकी पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर यही सिचुएशन उल्टी हो जाए, मतलब कि सबसे ज़्यादा मोड हो और मोड से छोटा हो मीन, मोड से छोटा हो मीडियन और फिर सबसे छोटा हो मीन, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी ये कहलाएगी निगेटिव स्क्यूनेस। ऐसी स्क्यूनेस, निगेटिव स्क्यूनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑन विच द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड। जो इंडस्ट्री की लोकेशन होती है, कोई फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी, उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर इंडस्ट्री के लोकेशन को डिटरमाइन नहीं करेगा। जो इंटरप्रेन्योर है ये तो डिटरमाइन करता ही है, ठीक है, कि इंडस्ट्री कहाँ बनेगी। कैपिटल, पूंजी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये किसी इंडस्ट्री को डिटरमाइन करने के डायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किसी फैक्ट्री की कौन सी फैक्ट्री कहाँ बनेगी, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इनडायरेक्ट रिलेट करती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एल नीनो। इनमें से कौन सा एल नीनो का इफेक्ट नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट कॉजेज डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जो एटमॉस्फेयर में इक्वेटर पे जो एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन चलता है, क्या उससे एल नीनो डिस्ट्रैक्ट करता है? तो हाँ, सही बात है। अगर जो नॉर्मल कंडीशन में जो वाकर सेल चलता है, एल नीनो के टाइम पे वाकर सेल की जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इट कॉजेज इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो जैसे कि मान लो कि ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, ठीक, और यहाँ पर ये है पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न साइड पर साउथ अमेरिका की कोस्ट है। सो एल नीनो जो नॉर्मल कंडीशन होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो वार्म वाटर होता है, गर्म पानी जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास इकट्ठा होता है। ठीक, तो जहाँ पे वार्म वाटर होता है वहाँ पे इवेपोरेशन भी होता है। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में जो इवेपोरेशन होता है वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास होता है। लेकिन जब एल नीनो आता है, सो एल नीनो में क्या होता है कि यही जो वार्म वाटर है ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से हट कर चला जाता है साउथ अमेरिका कोस्ट की तरफ। तो यहाँ पर वार्म वाटर पाइल अप कर जाएगा, तो इससे क्या होगा, अब जो इवेपोरेशन है वो साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास होगी। ठीक है, सो यहाँ पे यही कह रहा है सेकंड ऑप्शन इट कॉजेज इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो यहाँ इरेगुलरिटीज लाता है इवेपोरेशन में, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। ये कैसे, जो मछलियाँ हैं उनकी संख्या कैसे कम होती है, जब एल नीनो टाइम पे साउथ अमेरिका कोस्ट में वार्म वाटर पाइल अप कर जाता है, तो यहाँ पर जो फिशेस होती हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। काफ़ी फिशेस ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इट लोवर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट। पेरुवियन मतलब साउथ अमेरिकन कोस्ट में। क्या एल नीनो की वजह से साउथ अमेरिकन कोस्ट का टेम्परेचर कम हो रहा? नहीं, जो साउथ अमेरिका कोस्ट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एल नीनो की वजह से। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, इसने गलत ही पूछा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो कार्ल्सबर्ग रिज है, मिड ओशियानिक रिजेस क्या होता है? जो MOR है, मिड ओशियानिक रिजेस जो है ये पर्वत की श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस हैं। कहाँ पर? ओशियन बॉटम पे। ठीक है, तो समुद्र में जो माउंटेन रेंजेस होते हैं उसे हम लोग मिड ओशियानिक रिजेस कहते हैं। जो कार्ल्सबर्ग रिज है वो इंडियन ओशियन में है। ठीक, मिड अटलांटिक रिजेस जो है वो अटलांटिक ओशियन में है। ईस्ट पैसिफिक राइज पैसिफिक ओशियन में है, और अंटार्कटिका रिज जो है वो अंटार्कटिक ओशियन में है। तो फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फोर्थ है, और थर्ड का फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है द डेंसेस्ट सी वाटर इज द। तो सबसे डेंस वाटर कहाँ पे है? डेंस सी वाटर कहाँ पे मिलता है? तो वो मिलता है हमें अंटार्कटिक बॉटम वाटर में। अंटार्कटिक बॉटम वाटर में कैसे मिलता है डेंस वाटर? देखो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है। किससे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर इससे कम होगा
अगर टेम्परेचर इससे कम होगा तो जो डेंसिटी है वो कम होने लगेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो जो पानी है वो बर्फ़ बनने लगता है, और जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और जो वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी कम होती है, ठीक। और यहाँ पर एक प्रोसेस और होता है, जब कोई भी वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, जब वाटर किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा, जब पानी बर्फ में बदलेगा तो यहाँ पर जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जैसे कि सॉल्ट पार्टिकल्स होता है, ओशियन वाटर में लगभग सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे, जो सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से इस वाटर से बाहर निकल जाएंगे। इसे कहते हैं ब्राइन रिजेक्शन प्रोसेस। ब्राइन मीन्स होता है सॉल्ट पार्टिकल, तो सॉल्ट पार्टिकल रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, तो वाटर से सॉल्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे जब पानी बर्फ बनेगा। तो अंटार्कटिका में यही होता है, जो अंटार्कटिका ओशन होता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जो अपर सरफेस होता है वाटर का वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है। तो आइस में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ से जो सॉल्ट पार्टिकल हुए वो चले आते हैं बॉटम वाटर पे, नीचे जो पानी है वहाँ पे। तो जब सॉल्ट पार्टिकल यहाँ वाटर में आएंगे तो उसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, और जब सैलिनिटी बढ़ती है तो किसी भी वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, ये डायरेक्टली रिलेशन होता है इनका। तो यहाँ पे इसी वजह से अंटार्कटिका बॉटम जो वाटर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड और कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो वीवर्स का जो मेथड है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड। तो वीवर का है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, और जो वीवर्स ने जो मेथड दिया था उसको मॉडिफाई किया था डॉय और जसबीर सिंह ने। तो मॉडिफिकेशन जो किया था वीवर के मेथड को किसने किया था, डॉय ने किया था। रफ़ी उल्ला मेथड जो है वो है मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड, और कॉपॉक्स जो मेथड दिया था वो था डिमार्केशन ऑफ, इसका डिमार्केशन किया था उन्होंने क्रॉप एंड लाइव स्टॉक कॉम्बिनेशन का डिमार्केशन किया था। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि साइक्लोन पे है, तो विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहली बेसिक बात ये है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमेशा वाटर पे आते हैं, ओशियन बॉडी पे आते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके लिए फ्यूल की तरह काम करता है मॉइस्चर। जब तक ट्रॉपिकल साइक्लोन को वाटर वेपर मिलता रहेगा तब तक वो जीवित रहेंगे। जैसे ही वाटर वेपर की सप्लाई खत्म हो जाएगा तो कुछ दिनों में ट्रॉपिकल साइक्लोन भी डिसिपेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है साइक्लोन फॉर्मिंग ओवर लैंड, तो साइक्लोन जो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वो लैंड के ऊपर नहीं बनते हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इफ अ साइक्लोन स्टेज एट अ प्लेस, तो यहाँ जो प्लेस है मतलब वाटर बॉडी पे, अगर कोई साइक्लोन इफ अ साइक्लोन स्टेज एट अ प्लेस रेन्स में कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन एवरेज, अगर कोई साइक्लोन वाटर बॉडी पे ज़्यादा देर तक रुका रहेगा तो जो रेनफॉल है वो एवरेज से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर कोई साइक्लोन वाटर बॉडी पे ज़्यादा देर तक है तो उसको मॉइस्चर की सप्लाई ज़्यादा देर तक मिलेगी, तो रेनफॉल भी ज़्यादा देर तक होगी। अगर यही साइक्लोन किसी भूमि में चला जाएगा, लैंड पार्ट में चला जाएगा, ज़मीन में, तो मॉइस्चर की सप्लाई खत्म हो जाएगी और रेनफॉल कम होगी, इसलिए ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर मस्ट बी हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हाँ ओनली 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स कैसे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू कंसर्निंग हैरोल्ड जेफरीज व्यू ऑन माउंटेन बिल्डिंग। जो हैरोल्ड जेफरी हैं इन्होंने थियरी दी थी माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर, और इनकी थियरी जो है वो अल्फ्रेड वेगनर ने जो थियरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, तो अल्फ्रेड वेगनर की थियरी से को अपोज करती इनकी थियरी, तो कह सकते हैं कि ये उनके अगेंस्ट में थे अल्फ्रेड वेगनर के। तो जेफरी आर्ग्यूड अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के अगेंस्ट में थे। ये सजेस्ट करते हैं दैट द अर्थ मेंटल इज टू रिजिड टू अलाउ कॉन्टिनेंट टू मूव एंड हेंस माउंटेन बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ये कहते हैं जो मेंटल है बहुत रिजिड है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और जब कॉन्टिनेंट मूव नहीं करेंगे तो माउंटेन का फॉर्मेशन इसकी वजह से नहीं होगा। तो ये बात इन्होंने कहा था, हाँ ये बात सही है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ही प्रपोज्ड डैट माउंटेन रेंजेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फोल्डिंग ड्यू टू ग्रेविटेशन। नहीं, इन्होंने ग्रेविटेशन स्टेबिलिटी की बात नहीं की थी ना सिंकिंग, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें जेफरी बिलीव डैट द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ माउंटेन बिल्डिंग वाज थ्रू मेंटल कन्वेक्शन। मेंटल कन्वेक्शन क्या है? मेंटल कन्वेक्शन मतलब कि फ्लो ऑफ मैग्मा के मूवमेंट को कहते हैं कन्वेक्शन करंट मेंटल में, ठीक। और इन्होंने माना था कि मेंटल रिजिड है, जब मेंटल कठोर है तो वहाँ पे मैग्मा कहाँ से आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें ही एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोस्टैसी इन द एडजस्टमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट बट डिसमिस्ड इट एज द सोल प्रोसेस इन माउंटेन फॉर्मेशन। हाँ ये कॉन्सेप्ट, ये जो स्टेटमेंट सही है। इन्होंने आइसोस्टैसी को कुछ हद तक माना था कि माउंटेन बिल्डिंग्स में इसका रोल होता है,
लेकिन सिर्फ आइसोस्टेसिस की वजह से ही माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, इसे इन्होंने रिजेक्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला वाला सही हो जाएगा।